ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइवोर्स की जजमेंट शेयर करने लगा हूँ, जहाँ पे जो एविडेंस को रिलेटेड इशू था और वाइफ ने अपने एविडेंस के साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने चाहे। हस्बैंड ने उसको ऑब्जेक्ट किया और फिर उसी ऑर्डर को चैलेंज किया बिफोर हाई कोर्ट, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। सो आई जस्ट रीड द फैक्ट्स एंड क्विकली कवर दिस जजमेंट। होप आप लोगों को ये समझ आए। सो ये पिटीशन थी हस्बैंड की। ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी एक डाइवोर्स की पिटीशन डाली गई और हस्बैंड की तरफ से ये पिटीशन थी। उसके बाद वाइफ ने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल की, जहाँ पे उन्होंने अपना सारा डिफेंस लिया, जो भी एलिगेशंस थे उसका काउंटर बैलेंस किया। उसके बाद जो वाइफ ने अपना जो पक्ष था उसको रखा। वंस जो रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। 2019 में फैमिली कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए जुलाई के महीने में, और सबको अपना कहा कि आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस देके अपना एविडेंस आगे प्रोड्यूस कीजिए। सबसे पहले जैसे कि जिसने फाइल किया होता है, हस्बैंड थे तो हस्बैंड ने फाइल किया अपना थ्रू एफिडेविट, दे हैव फाइल्ड देयर एविडेंस एंड इट शैल बी थ्रू एफिडेविट्स। सो मोस्टली होता क्या है डाइवोर्स केसेस में, जो एविडेंस होता है इट इज टेकन ऑन एफिडेविट्स, और उस एफिडेविट्स पे फिर क्रॉस किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका अपोजिट काउंसल है, उस एफिडेविट पे जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको वो वेरीफाई करता है, काउंटर करता है, और उसके रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फैमिली कोर्ट ने वो सारा प्रोसीजर अपना डिफाइन किया और एविडेंस पे एफिडेविट लिया। उसके बाद दोनों ही पार्टीज ने अपना एविडेंस लिया, लीड किया। सबसे पहले हस्बैंड की पिटीशन थी तो उन्होंने लीड किया, उसके बाद वाइफ की टर्म आई। मगर कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसीजर सबको पता होता है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस होता है प्रोसीजर को। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोर्ट ने अपना कोई खुद का प्रोसीजर बनाया है। इशू तब आया जब वाइफ ने अपने एविडेंस के जो एफिडेविट दिया उसके साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिए। उसकी बताएगा कॉपी भी दी गई। हस्बैंड को पूरा एनेक्सेस के साथ ए टू जेड पूरी जो भी फाइल के ऑब्जेक्शंस थे उनके एडिशनल एविडेंस में, वो सारा उनको दिया गया। बट हस्बैंड ने इस पे ऑर्डर 8 रूल 1A ऑफ सीपीसी का ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इनको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ देने थे। अब ये एविडेंस के साथ अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। इसी ऑर्डर को फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हस्बैंड की पिटीशन पे, और फिर हस्बैंड आगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो चीज इन्होंने की है, जो ऑर्डर है एडिशनल एविडेंस का, ये गलत है। मगर हाई कोर्ट ने ये माना कि सीपीसी इज जनरली एप्लीकेबल टू फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर हैं जो सुपरसीड करते हैं। सो इन स्ट्रिक्ट सेंस सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, और फिर ये डाइवोर्स अपील सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। होप आप लोगों को ये ऑर्डर समझ आया हो। ऐसे ही मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है डाइवोर्स केसेस में, जो ऑर्डर्स होते हैं वो एजिटेट होते हैं। और जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो बैठता है फैमिली कोर्ट में, उसके ऑर्डर्स हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं अंडर फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर, एफएओ उसे कहा जाता है। ऐसा ही एक ये पिटीशन थी जिसमें हाई कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया कि ये सब चीजें जो सीपीसी की हैं वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं एप्लीकेबल। फैमिली कोर्ट के अपने कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। वंस अगेन मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।